दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आपके बीच में कंप्यूटर की शुरुआत इस वीडियो से हम करने जा रहे हैं। जैसा कि लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया और भी सब्जेक्ट को आप टच नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरा जो टारगेट है, मैंने आपसे टारगेट के बारे में चर्चा किया है। हम अधिकतर प्रयास 50 नंबर वाले पर कर रहे हैं। यानी कहने का सेंस आप समझिएगा, ऐसा नहीं कि 25 नंबर वाला आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, लेकिन 50 नंबर वाले का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ब्रॉड है। इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि 50 नंबर वाले को आधे से ज़्यादा हम कवर कर लें। ठीक है, यही मेरा टारगेट है। हालांकि आपके कहने के अनुसार चलिए आज के इस वीडियो से कंप्यूटर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। देखिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर एक ही वीडियो में समाप्त, यानी चैप्टर नंबर 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड को हम एक ही वीडियो में समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। चैप्टर का नाम अगर हम बात करें आपसे, तो पहले चैप्टर का नाम है कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास। अगर देखा जाए कंप्यूटर का इतिहास क्या है और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, या कहा जाए प्रोग्रेस कैसे हुआ है, ठीक है। और दूसरा चैप्टर है कंप्यूटर व्यवस्था। थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे कि आप अगर देखा जाए कंप्यूटर थोड़ा सा जो है भले 25 नंबर का, लेकिन इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा ब्रॉड रखा गया है। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतर जो है वीडियोस को जो है दिया जाए, लेकिन आपके समझ के अनुसार ही दिया जाए, ताकि ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो। ठीक है, तो चैप्टर छोटे होने की वजह से हम एक ही वीडियो में जो है पहले और दूसरे चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। देखिए मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, 25 में 25 नंबर दिलाने का चैलेंज मैंने कर रखा है। अगर आपको जो है मैं बताना चाहूँगा, आप सभी के लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शॉर्ट नोट्स, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए दिया जा रहा है, जिसकी प्राइस महज सिर्फ 220 रुपये रखी गई है। ठीक है, अगर आपको जो है मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और डीएलएड सेमेस्टर की शॉर्ट नोट्स आपको प्राप्त करना है, तो 9452331053 दिए गए नंबर पर आप संपर्क करेंगे। आप सभी के लिए जो है 220 रुपये में उपलब्ध है। ठीक है, अच्छा चलिए हम आपके बीच में जो है शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी का मुझे फीडबैक नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक अवश्य दें कि यहाँ से दी जाने वाली क्लासें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। चलिए पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं, कंप्यूटर का इतिहास क्या है एवं उसका डेवलपमेंट, या कहा जाए हिस्ट्री एंड प्रोग्रेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास क्या है। अच्छा देखिए आपके बीच में जो है चैप्टर की शुरुआत हम करने चल रहे हैं। पहले चैप्टर देखिए, आपके बीच में चैप्टर का नाम दिया गया है कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं आपको स्पष्ट दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, थोड़ा सा आप मुझे बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ मैं आप सभी को सबसे पहले देखिए अबेकस के बारे में अगर हम बात करें, तो उससे पहले थोड़ा सा और हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए अगर कहा जाए क्रोनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का अतीत क्या है, ठीक है, अबेकस को तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए अगर कहा जाए आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, अगर देखा जाए भाई कंप्यूटर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, यह कहावत बिल्कुल सही है। कंप्यूटर जो है कंप्यूटर के आविष्कार के लिए 100% सटीक बैठती है, क्योंकि मनुष्य द्वारा बिल्कुल हम सटीक गणना करने वाले युक्त डिवाइस की निरंतर जो है मांग होने लगी, और जो है मांग व खोज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार संभव किया। अगर हम बात करें कंप्यूटर का आविष्कार जो है कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो आप कहेंगे कंप्यूटर का आविष्कार जो है 2500 वर्ष पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी हालांकि हम इस पर भी चर्चा करेंगे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, कब किया है, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्यता का परिचय दीजिएगा। हम एक एक चीज़ों को क्लियर करेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है उसे भी हम आपके बीच में बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला आता है, देखिए अबेकस आ रहा है। अबेकस है क्या चीज़, कहा जा रहा है गणना करने की सर्वप्रथम युक्ति का आविष्कार अबेकस के रूप में हुआ है। पूछा जा सकता है कि गणना करने की जो सर्वप्रथम युक्ति है उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे उसका नाम अबेकस है। ठीक है, लगभग इसका आविष्कार जो है 600 ईसा पूर्व चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, आप कहेंगे चीन में हुआ था। अबेकस को
जो है सोरोबान के नाम से भी जाना जाता है। एक नंबर में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि अबेकस को हम किसी और नाम से जानते हैं, ठीक है, या किस नाम से और जानते हैं, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक सोरोबान रहेगा। आपको जो है टिक लगाना पड़ेगा कि हम अबेकस को हम सोरोबान के नाम से जानते हैं। अबेकस को अगर हम बताएं तो आपने देखा होगा जो है छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो इस तरह से बना होता है। थोड़ा सा हम आपको इस पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है। बीच में जो है 2 रेखाएं खींची होती हैं, एक इस तरह से होता है, हालांकि ये चीज़ें आर पार नहीं होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम स्पष्ट आपको बताएंगे। यहाँ ये हो गया, ठीक है, और यहाँ ये हो गया। ये रेखा पूरी नहीं खींची होती, इस तरह से जो है 3 3 4 4 जो भी बना लीजिए, ठीक है। ऊपर भी इस तरह से होता है, ठीक है। तो हालांकि अबेकस को आप जो है डायरेक्टली, ये आपको फिगर नहीं बनाने के लिए आता है, ठीक है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि अबेकस है क्या चीज़, इसका आविष्कार कहाँ हुआ, इसे और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करें हम अबेकस जो है तारों का ढांचा होता है। इन्हें जो है तारों में पक्की मिट्टी या गोल मोती या प्लास्टिक की तीलियाँ पिरोई जाती हैं। इन चीज़ों को छोड़िए, आपको बहुत ज़्यादा हम डीपली नहीं लेके चलेंगे। डीपली पढ़ाएंगे तो भैया आपको पता है हम एक एक जो है 2 चैप्टर को फिनिश करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ना समझिएगा कि अगर हम 2 चैप्टर को ले रहे हैं तो आपके कंटेंट को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है बाबू। 1 भी % आप टेंशन मत लीजिएगा। मैंने आपसे कहा है जो भी क्लासें यहाँ से हम आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल वो सीरियल वाइज ही चलेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा आ रहा है जॉन नेपियर हड्डी, यानी कहा जो जॉन नेपियर्स बोन्स। अब इसके अंतर्गत कहा जा रहा है इसका आविष्कार 17वीं शताब्दी में के प्रारंभ में किया गया था तथा इसे जो है कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जॉन नेपियर की हड्डी को पूछा जा सकता है कि हम क्या किस और नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे जॉन नेपियर की हड्डी को हम जो है कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन के या कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये तो जॉन नेपियर की हड्डी में बस इतने ही कंटेंट आपके सिलेबस में रखे गए हैं। अब यहाँ एक शब्द आ रहा है पास्कलाइन, क्या है ना। देखिए पास्कलाइन के अंतर्गत अगर हम कहें तो 1942 में ब्लेज पास्कलाइन ने पहला यांत्रिक जो है गणना करने का यंत्र बनाया, है ना। पूछा जा सकता है कि पास्कलाइन का आविष्कार कब हुआ, तो आप कहेंगे 1942 ईस्वी में ब्लेज पास्कल, ठीक है। कौन? ब्लेज पास्कल ने पहला यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र बनाया जिसे एडिंग मशीन, ठीक है, आप एडिंग मशीन भी कहा जाता है। और यह मात्र जोड़ने व घटाने की गणनाएं करता था, ठीक है। कौन? पास्कलाइन। इसका काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ जोड़ने और घटाने का काम था। पास्कलाइन द्वारा बनाई गई इस युक्ति को हम जो है या कहा जाए पास्कल द्वारा, ठीक है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है पास्कल द्वारा बनाई गई इस युक्ति को हम पास्कलाइन भी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके बिल्कुल एक जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पास्कलाइन क्या है, जॉन नेपियर की हड्डी क्या है, अबेकस क्या है। आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। और रेकनिंग मशीन आ रही है। देखिए मैंने किसी चीज़ को बाबू छोड़ा नहीं, मैं बार बार आपको इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। हमेशा आपके मन में ये संशय बना रहता है कि भैया आप जो है एक चैप्टर को एक ही वीडियो में 2 चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं, तो कहीं आप छोड़ तो नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिलेबस को उठाकर देख लीजिए, मैंने सिलेबस से परिचय करवाया है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ आता है रेकनिंग मशीन। मैंने थोड़ा सा इंग्लिश का यूज़ कम किया है ना। चलिए कहा जा रहा है 1671 में, ठीक है। 1671 ईस्वी में जो है बेरन गॉटफ्रेड विल्हेल ने जो है वॉनले बनीज में विकसित किया था, ठीक है। आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर यहाँ कहें हम 1671 ईस्वी में जो है बेरन गॉटफ्रेड विल्हेल्म वॉन लेबनीज ने जो है इसको तैयार किया था, और ठीक है तैयार किया, जो कि जोड़ घटाव के साथ गुणा भाग की संक्रिया भी इससे प्रतिपादित की गई। किससे? रेकनिंग मशीन से, ठीक है। अगर देखा जाए तो रेकनिंग मशीन अभी आपने देखा जो ऊपर है जो है पास्कलाइन से सिर्फ जो है जोड़ना और घटाना किया गया, लेकिन यहाँ जो आपके बीच में रेकनिंग मशीन आ रही है, इससे हमने चारों चीज़ों को किया, जो है प्लस को किया, माइनस को किया, गुणा भी किया और भाग भी किया, ठीक है। हमने
हमने चारों चीज़ों को यहाँ पर सीख लिया था। चलिए अगला आ रहा है जैकार्ड लोम। अब इसे भी ध्यान दीजिएगा, अगर हम जैकार्ड लोम के तहत कहें तो फ्रांस के एक बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने 1704 ईस्वी में कपड़े बुनने के लिए एक ऐसे लोम का आविष्कार किया जो कपड़े के डिज़ाइन का पैटर्न स्वतः ही बना देता था। ठीक है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा फ्रांस के एक बुनकर, पूछा जा सकता है कि जैकार्ड लोम कहाँ के जो निवासी थे, तो आप कहेंगे देखिए कहा जा रहा है जैकार्ड लोम, ठीक है, फ्रांस के एक बुनकर जोसेफ जैकार्ड, है ना, जोसेफ जैकार्ड ने ही जैकार्ड लोम का आविष्कार किया था। कब किया था? 1704 ईस्वी में, है ना, 1704 ईस्वी में। देखिए यहाँ दिया जा रहा है, इन चीज़ों को आप खुद समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसी चीज़ को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो जैकार्ड लोम ने कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की 2 विचारधाराएं दी थी, लेकिन इन विचारधाराओं को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा आपके लिए आ रहा है, नोट करके मैंने लिख रखा है, जो है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1942 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा। अगर कहा जाए तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कौन किया था, तो आप कहेंगे चार्ल्स बेबेज ने 1942 में किया था। ठीक है, और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है। ठीक है, अधिकतर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट किया जाता है कि चार्ल्स बेबेज या कंप्यूटर का जनक हम किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक, यानी कहा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर, इन्हें ही माना जाता है। ठीक है, किसे? चार्ल्स बेबेज को, है ना। तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको बखूबी समझ में आ गई होंगी। अगला देखिए जो है कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ तक की चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया है ना। अब यहाँ से आपका जो चैप्टर नंबर 2 है कंप्यूटर व्यवस्था आपके बेच में शुरू होने जा रही है। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो और सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट था हमने उसी चीज़ों को आपसे रूबरू कराया है, बाकी चीज़ें आपको हमने छोड़ रखा है। ठीक है, तो इसमें और भी चीज़ें हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, और भी सारी चीज़ें आ रही थी, मैंने इन चीज़ों को छोड़ा है आपके लिए, जो महत्वपूर्ण था हम उसी चीज़ को लिए हैं, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए कंप्यूटर व्यवस्था, अगर हम कहें आपसे कंप्यूटर व्यवस्था के बारे में ध्यान दीजिएगा, तो कंप्यूटर व्यवस्था अगर कहा जाए तो आप यहाँ से, अच्छा चलिए थोड़ा सा हम आपको चैप्टर नंबर 1 के कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं उसे हम ओरल तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप स्वतः अपने नोट्स में लिखिएगा। ठीक है, देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रथम गणना यंत्र है ना। यानी हमने अभी आपको बताया सारी चीज़ों से मैंने आपको डिस्कस कराया है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आप ओरल आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, आप उस फैक्ट से रूबरू होइए। ठीक है, पूछा जा सकता है कि प्रथम गणना यंत्र कौन है, तो मैंने पहली ही हेडिंग आपको बताई है अबेकस। ठीक है, अबेकस जो है वो प्रथम गणना यंत्र कहलाता है। और मैंने आपको बताया है कपड़े बुनने के लोम का आविष्कार किया था, कौन किया था, मैंने आपको बखूबी बताया है जोसेफ जैकार्ड के बारे में। ठीक है, तो जोसेफ जैकार्ड ने ही कपड़े बुनने वाले लोम का आविष्कार किया था। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन से आप आइए, तीसरे क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं, तो आप कहेंगे कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज महोदय कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए ये भी आपका हो गया। और पूछा जा सकता है जो है तमाम तरह के क्वेश्चंस, हालांकि अगर देखा जाए हम आपको सिर्फ फैक्ट चीज़ों से रूबरू कराएंगे, है ना। देखिए पूछा जा सकता है कि जैकार्ड लोम का प्रयोग किया जाता है, पूछ लिया जाएगा भाई किसके लिए किया जाता है। 4 ऑप्शंस देंगे, 4 ऑप्शंस में रहेगा जैकार्ड लोम, आपको पता है ये कपड़े के लिए किया जाता है, तो कपड़े के डिजाइन या पैटर्न बनाने में जो है हम जैकार्ड लोम का प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए ये भी आपका हो गया। और मैंने आपको पास्कल लाइन के बारे में बताया था, है ना, पहले चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पास्कल लाइन के बारे में आपको बताया था, तो पूछा जा सकता है कि ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को हम पास्कल लाइन कहते हैं, है ना। ये भी आपका हो गया। और यहाँ एक शब्द आता है बाइनरी नंबर आता है या बाइनरी कोड आता है, तो बाइनरी कोड हम किसे कहेंगे, ये आपका एक मशीनी जो है ये कंप्यूटर जो हमारी होती है ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर को ही समझ पाता है।
है ना। तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब यहाँ से हम चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है उसी चीज़ को हम आपसे रूबरू करा रहे हैं। चलिए, अभी तक तो पहले चैप्टर से आप रूबरू हुए, अब यहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर व्यवस्था, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इसमें पहला हेडिंग आता है कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग यंत्र होता है जो प्रयोक्ता को, है ना, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, जो प्रयोक्ता को इस योग्य बनाता है कि वह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को या आंकड़ों को कार्यान्वित, ठीक है, कार्यान्वित करने के बाद उन्हें व्यवस्थित शब्दों या जटिल संख्याओं को जो है गणना के रूप में संचित कर सकता है। इसमें आउटपुट को आसानी से समझ में आने वाले स्वरूप या कहा जाए स्वरूप में जो है प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था। अब नीचे यहाँ आता है कंप्यूटर का हम अर्थ किसे या कंप्यूटर, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर अगर पूछा जाए, देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि हम कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो मीनिंग ऑफ कंप्यूटर यहाँ देखिए लिखा भी जा रहा है, ठीक है। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर को अगर हम कहें तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के, है ना, यहाँ से आप देखने का प्रयास करेंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कहा जा रहा है मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर भाषा के कंप्यूटेयर, है ना, कंप्यूटेयर व अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट, ठीक है, कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना, है ना। आप देखिए मैंने आपसे कहा आप जो है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इस पीडीएफ जैसे होता है कि जब आप जो है कभी कभी चैनल पर पहली बार जब विजिट करते हैं तो आपको लगता है कि यार अगर इस पीडीएफ मुझे मिल जाए तो थोड़ा सा मुझे पढ़ने में और आसानी हो जाएगी। तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, आपके लिए बिल्कुल छोटी सी प्राइस 220 रुपये रखी गई है, ठीक है। नहीं कर पा रहे हैं तो आप संपर्क करिएगा 9452331053 पर। आपके लिए इस नंबर पर हमेशा व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं। आप पूछ सकते हैं कि हम बैच को कैसे ज्वाइन करें। बैच का नाम है सफल बैच, ठीक है, जिसकी कीमत मैंने बताया है 220 रुपये। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपके सारे सब्जेक्ट की क्लासें हैं और सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स 220 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पूछ लिया जाता है कंप्यूटर क्या है। आप कहेंगे कंप्यूटर एक मशीन है, अतः यह गलती नहीं करता है। जाहिर सी बात है भाई, मशीन तो कभी गलती करती नहीं है, ये तो आपको पता है, ठीक है। मशीन को हम जिस तरह से ऑपरेट करेंगे उसी तरह से वो व्यवहार करेगी। कहा जा रहा है कंप्यूटर एक मशीन है, अतः यह गलती नहीं करता है और ना ही मनुष्य की तरह कार्य करने से थकता है। भाई मशीन जो होती है आपने देखा होगा, जो आपके आसपास में, जैसे कोई भी मशीन, में कंप्यूटर की ही बात छोड़ दो रहा हूँ, ठीक है। कोई भी मशीन आप ले लीजिए, कंप्यूटर क्या हमारे आपकी तरह थकता है काम करने से? कभी नहीं थकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ कहा जा रहा है मनुष्य थकान के कारण गलती कर सकता है किंतु कंप्यूटर बिना थके लगातार त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी इसमें कोई त्रुटियां नहीं होती है। आप उसे 24 घंटे कंप्यूटर को यूज़ करिए, कभी गलती कर नहीं सकता, लेकिन उसमें आपको जो आदेश देना होगा या इनपुट देना होगा, ठीक है। जो आप आदेश करेंगे आपके आदेश के अकॉर्डिंग ही आपका कंप्यूटर कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि हम पता लगा हम कंप्यूटर को गलत आदेश दे रहे हैं। तो भाई देखिए, अगर स्पष्ट कहा जाए तो कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा। हम जिस प्रकार से कंप्यूटर को आदेशित करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर कार्य करता है, ठीक है। चलिए, और आपको पता है कंप्यूटर या कोई भी मशीन है वो कभी थकती नहीं है, वो बिना जो है रुकावट वो हमेशा चलती रहती है जब तक उसे हम आप ऑपरेट करते रहें, है ना। चलिए, यहाँ कहा जा रहा है यह एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित कर उसका मुद्रण भी कर सकता है अथवा उसकी व्याख्या कर आवश्यक परिणाम देता है। भाई यहाँ देखिए, जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर को हम जिस प्रकार से आदेशित करेंगे आउटपुट हमें उसी के अकॉर्डिंग देगा, ठीक है। यानी व्याख्या कर उसका आवश्यक परिणाम जो भी है वो हमें देने का प्रयास करता है ना। चलिए, कंप्यूटर के जो है उच्च स्तरीय जो है कहा जा रहा है कैलकुलेटर या संगणक या टंकड़ या टाइपराइटर, टेलीविज़न तथा मेमोरी का एक जो है
अनोखा संगम है। यह अद्भुत संगम के कारण मस्तिष्क से कहीं तीव्र गति से संगणक करने या विश्लेषण कर सकता है। भाई जाहिर सी बात है, कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो आप इसे टंकण यंत्र के भी रूप में यूज़ कर सकते हैं, टाइपराइटर के भी यूज़ में, टेलीविज़न, मेमोरी। या देखा जाए तो कंप्यूटर जो होता है वो बिना थकावट काम करता रहता है ना। कंप्यूटर देखिए, अगर इसके अंतर्गत कहा जाए तो कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने एक ऐसे यंत्र के रूप में उन्नत किया है जो मात्रीय गणनाओं में कभी हमारे दिन प्रतिदिन आंकड़ों पर विभिन्न प्रकार के हमें फल प्रदान करता है। यह फल रिजल्ट कहा जाए या आउटपुट कहा जाए, मैंने आपसे बताया जिस प्रकार से उसे जो है इनपुट देंगे उसी प्रकार से आपको वो आउटपुट देगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। कंप्यूटर एक मशीन है, ये तो आपको पता है, यह कभी गलती नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हमेशा अनवरत त्रुटि रहित जो है या जो है किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं करता है। चलिए यहाँ तक की चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ आपके बीच में जो है और भी फैक्ट आ रहे हैं, कंप्यूटर की कुछ परिभाषा आपके बीच में दी जा रही है। आप कंप्यूटर की कुछ परिभाषा को भी समझने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, ये तो आपको पता है ना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो संसाधित आंकड़ों को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तन करता है, या कहा जाए अनप्रोसेस्ड और रॉ डाटा को अर्थपूर्ण या सूचना में परिवर्तित करता है। कौन? कंप्यूटर, है ना। चलिए अगला 2 नंबर में देखेंगे, कहा जा रहा है कंप्यूटर निर्देशों द्वारा नियंत्रित जो है किया जा सकने वाला एक ऐसा यंत्र है जो कि आंकड़ों को प्राप्त कर उन पर जो है प्रक्रिया संसाधन प्रोसेस कर उन्हें विभिन्न जो है प्रारूपों को दर्शा सकता है। मैंने आपसे बताया कि कंप्यूटर को जिस प्रकार से आप निर्देश देंगे, आप निर्देश से ही जो है ठीक है निर्देशों के द्वारा ही आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। भाई उसे हम निर्देश नहीं देंगे तो वो उसी तरह से पड़ा रहेगा। हम जिस प्रकार से निर्देश देते हैं कंप्यूटर तो अपने आप चलेगा नहीं, है ना। कंप्यूटर अपने आप तो नहीं चलेगा, जिस प्रकार से हम उसे जो है आदेशित करेंगे वो उसी प्रकार से अपना कार्य करता रहेगा। और जो आउटपुट होता है या अगर कहा जाए जो फल होता है वो आपके निर्देशों के अनुसार ही आपको मिलता है। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है। हालांकि अगर देखा जाए बहुत सारे हैं लेकिन हम आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे। 3 नंबर में कहा जा रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, ये तो आपको पता है ना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। आगे कहा जा रहा है युक्ति है जो निर्देशों के समूह जो है प्रोग्राम के नियंत्रण में जो है डाटा या लक्ष्य पर प्रक्रिया या प्रोसेस करके सूचना इंफॉर्मेशन जनित या कहा जाए जनरेट करता रहता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम आपसे कहें, है ना, तो देखिए कहा जा रहा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। भाई जाहिर सी बात है, ये तो आपको पता है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो निर्देशों समूह प्रोग्राम के नियंत्रण में डाटा या लक्ष्य की प्रक्रिया या प्रोसेस करके सूचना इंफॉर्मेशन जनित जनरेट करने का प्रयास करता है। अगला अगर कहा जाए तो कंप्यूटर जो है, क्योंकि कंप्यूटर एक आधुनिक मात्र गणना ही नहीं करता अपितु अंकों की तुलना भी कर सकता है। ठीक है, ये भी आपको पता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक जो है आंकड़ों की प्रक्रिया या प्रोसेस करने वाला यंत्र है। ठीक है, अच्छा चलिए छोड़िए, यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। मैं हर चीज़ को क्लियर करने का प्रयास जरूर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी दिक्कत होती है तो हम तो आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। चलिए यहाँ देखिए कंप्यूटर के विशिष्ट गुण कौन से होते हैं। देखिए जैसे हमारे आपके कुछ गुण होते हैं, है ना, वैसे जो भी मशीन है हर किसी मशीन के कुछ न कुछ गुण होते हैं। अब कंप्यूटर की क्या गुण है उसे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है कंप्यूटर के गुण में अगर हम कहें तो इसकी गति कही जाए या स्पीड कही जाए, है ना। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कंप्यूटर एक तीव्र गति से कार्य करने वाला यंत्र है जो क्षणों में कंप्यूटर इतना कार्य कर डालता है कि मनुष्य पूरे लाइफ टाइम या जीवन भर नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, समझने का प्रयास करेंगे, चीज़ें समझने वाली हैं, आपके लिए हमेशा काम आएंगी। ठीक है, कंप्यूटर पूरे लाइफ टाइम आपको यूज़ करना है। ठीक है, आप कहीं भी ऑनलाइन करने गए तो वहाँ भी आपको कंप्यूटर से ही करना पड़ेगा, है ना। आज के समय में ऑनलाइन प्रक्रिया ज़्यादा ही कुछ हो गई। ठीक है,
चलिए, कहा जा रहा है, देखिए कंप्यूटर एक तीव्र गति से कार्य करने वाला यंत्र होता है ना। कंप्यूटर एक तीव्र गति से कार्य करने वाला यंत्र है। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम कहें तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, है ना, आप कार्य करते करते थोड़ा सा जब आप पहले कोई कार्य जब करने गए तो थोड़ा सा 1 घंटे आधे घंटे आप बिल्कुल तीव्र गति से कार्य करते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपको थकान लगती है और आपके मन में आता है कि चलिए यार अब हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या कंप्यूटर कभी काम करने से थकता है? जिस गति से आप कार्य करने चले हैं उसी गति से पूरे लाइफ टाइम कार्य करता रहता है, पूरी जिंदगी भर कार्य करेगा, ठीक है, लेकिन वो कभी थकता नहीं है। कहा जा रहा है गति को बताने के लिए जो है मिली सेकेंड, यहाँ 10⁻³ सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, जो है नैनो सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। अब नैनो सेकेंड आप पलक झपकते ही नैनो सेकेंड हम कह सकते हैं, ठीक है, पलक झपकते ही कितना कार्य कर डालेगा कभी आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो कंप्यूटर की ये सारी विशेषताएं होती हैं। यहाँ फिर से आप देखिएगा, यह तीव्र गति के साथ जटिल से जटिल समस्याओं का जो है व्याख्या दुरूह कार्यों संगणक करने में जो है संपन्न करने की क्षमता रखता है। कौन? कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी यहाँ अगला आ रहा है शुद्धता के बारे में, एक्यूरेसी। यहाँ देखिए, एक्यूरेसी के बारे में अगर हम कहें तो यदि मनुष्य को कमांड देने में यदि मनुष्य कंप्यूटर को कमांड देने में त्रुटि ना करे तो कंप्यूटर कभी त्रुटि नहीं कर सकता। समझिएगा इसका मतलब क्या है। कहा जा रहा है जैसे हम आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, अगर हम आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, अगर ऑपरेट करने में मनुष्य जैसे हम आप हैं, अगर हम कमांड देने में कंप्यूटर को त्रुटि नहीं करते हैं तो कंप्यूटर कभी अपने मन से त्रुटि नहीं कर सकता है ना। ये तो बिल्कुल फैक्ट है। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अभी हम फिर से इस पर आते हैं। आगे कहा जा रहा है कंप्यूटर में त्रुटियां हो सकती हैं किंतु उनका कारण कंप्यूटर स्वयं न हो करके कार्य करने वाला मनुष्य अथवा डिजाइन की सीमा हो सकती है। जैसे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर भी गलती कर सकता है ना भाई, कंप्यूटर भी गलती कर सकता है लेकिन कंप्यूटर स्वतः अपने मन से गलती नहीं करेगा। भाई हम आप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे आपके ऑपरेट करने में कहीं कोई त्रुटियां होती हैं तब जाके कंप्यूटर जो है त्रुटि करेगा, बाकी अपने मन से कंप्यूटर कभी त्रुटि नहीं कर सकता। यानी कमांड देने वाला अगर गलत है तभी जाके कंप्यूटर हमारी त्रुटियां करेंगी, अन्यथा की स्थिति में इसको जो शुद्धता होती है वो बरकरार रहती है, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि के कारण कंप्यूटर में अथवा दिए गए हर निर्देश जो है त्रुटि है, कंप्यूटर कभी गलत गणना नहीं करता, ये आपको पता है। जैसे हम आप कैलकुलेटर की ही बात करें, एक छोटा सा उदाहरण हम ले लें तो कैलकुलेटर आप जो है कोई चीज़ जोड़ घटा रहे हैं तो कंप्यूटर में जैसे 5 की जगह कैलकुलेटर में आपने 6 को टाइप कर दिया तो ये तो गलत कर देगा, क्योंकि आपने कमांड इसे गलत दिया है। भाई जहां आपको 5 क्लिक करना था आप वहां 6 क्लिक कर दिए हैं, तो चाहे आप जोड़ रहे हैं चाहे घटा रहे हैं तो वो तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वही चीज़ आपको कह रहा हूं कि अगर कंप्यूटर को आप जो है गलत निर्देश नहीं देते हैं तो कभी कंप्यूटर आपको जो आउटपुट है वो गलत नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए यहाँ तक की चीज़ें हो गई। विश्वसनीयता, भाई आज के समय में आपने देखा होगा जैसे अगर हम आप हाथ से कोई चीज़ दे रहे हैं तो वह विश्वसनीय कम होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम कहें विश्वसनीयता कंप्यूटर द्वारा दिए गए कार्य गणनाओं तथा दी गई सूचनाओं में जो है शुद्धता अति उच्च होती है, इसलिए इसमें विश्वसनीयता भी अधिक होती है। हम बिना झिझक के कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त सूचनाओं को विश्वास कर लेते हैं। कंप्यूटर चाहे हमें गलत ही दे दे तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए कंप्यूटर में विश्वसनीयता हमें आपको बरकरार है। अभी कोई चीज़ होता है आप फटाक से गूगल करते हैं मोबाइल से, ठीक है, तो आपको भले ही मोबाइल गलत आउटपुट दे दे वो अलग का मामला है, ठीक है, लेकिन आप मोबाइल द्वारा दी गई चीज़ों पर तुरंत बिलीव कर लेते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ें कोई मनुष्य आपको बताता है तो थोड़ा सा कभी कभार देखने को मिलता है कि आपको विश्वास कम होता है, ठीक है। तो आप कंप्यूटर पर हावी ज़्यादा हो चुके हैं। चलिए अब यहाँ देखिए परिश्रमी आ रहा है। परिश्रम के बारे में अगर कहा जाए तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए स्वचालन थोड़ा सा हमने छोड़ रखा है, तो स्वचालन के बारे में अगर कहें
प्रोग्राम के एक बार कंप्यूटर में मेमोरी में लोड हो जाने पर प्रोग्राम केंद्रीय संसाधन इकाई या सीपीयू, इसी को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसे हम कहते हैं, संसाधन द्वारा इकाई द्वारा कार्यान्वित होता रहता है। यह कार्यक्रम प्रोग्राम के अंत तक चलता रहता है। चलिए, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला मैंने आपसे बताया परिश्रमी के बारे में अगर कहा जाए, ठीक है। देखिए, परिश्रमी के बारे में जो है कहा जाए तो कंप्यूटर मनुष्य के समान अत्यधिक जो है कार्य करने से थकता नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले बताया, विश्व के अनेक संस्थाओं में कंप्यूटर द्वारा लगातार 24 घंटे कार्य करता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर लगातार कंप्यूटर द्वारा मनुष्य 24 घंटे कार्य करता रहता है, ठीक है। अगर इसी के क्रम में हम आगे कहें तो मानव जाति के विकास के लिए कंप्यूटर निरंतर एक परिश्रमी गुलाम की तरह बिना त्रुटि के कार्य करता रहता है। चलिए, यहाँ तक की चीज़ें आप समझ गए होंगे कंप्यूटर जो है किस प्रकार से परिश्रम करता है। मनुष्य को अभी 2 से 4 घंटे कार्य कराया जाए तो मनुष्य थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर लगातार 24 घंटे पूरे दिन रात कार्य करता रहता है, लेकिन कंप्यूटर कभी थकता नहीं है ना। अब यहाँ देखिए, आपके बीच में आ रहा है जो है अद्भुत स्मृति। भाई, इसमें स्मृतियाँ भी पाई जाती हैं। अभी कोई चीज़ कंप्यूटर में आप रख दीजिए तो वो पूरे लाइफ टाइम जब तक पड़ा कंप्यूटर है तब तक पड़ा रहता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के पास अद्भुत स्मृति उपलब्ध होती है, जिसके कारण वह अपनी स्मृति में संरक्षित किसी भी विवरण को भूलता नहीं है। वह सीधे ही तीव्र गति से उस विवरण को उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये स्मृतियां भी आपको पता है कंप्यूटर किस प्रकार से कोई चीज़ याद रखता है ना। आगे अगर कहा जाए, इसमें विशाल भंडारण क्षमता भी पाई जाती है। आप कितना भी चीज़ें, भाई जिसकी जो क्षमता है आपको पता है, जैसे 4 GB 5 GB जितना क्षमता होता है, ठीक है, आप उस क्षमता के अकॉर्डिंग उसमें चीज़ों को रख सकते हैं। ये उसमें भंडारण क्षमता पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो है भावहीन, इन चीज़ों को छोड़िए जो है। अब यहाँ आपके बीच में आ रहा है, हमने जो यहाँ देखिए आपके बीच में जो बताया, थोड़ा सा फिर से यहाँ कंप्यूटर के कुछ विशिष्ट गुण को मैंने आपसे चर्चा किया, ठीक है। तो विशिष्ट गुण अब इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपके बीच में एक आ रहा है कैलकुलेटर। अब यहाँ कहा जा रहा है कैलकुलेटर का उपयोग आज के समय में तीव्र गति से किया जा रहा है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा भाग इत्यादि क्रियाओं के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। लोग अब दिमाग का प्रयोग करना बंद कर दिए हैं। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं, भाई दिमाग का प्रयोग तो हर जगह होता है। जैसे अगर किसी को छोटा सा भी गुणा जोड़ घटाव करना पड़ता है तो आज के दुकानदार जो है कंप्यूटर जो है कैलकुलेटर रख लिए हैं और कैलकुलेटर का यूज़ फटाक से ही कर लेते हैं। आज तो हमारे मोबाइल फ़ोन में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर का यह कहा जाए कैलकुलेटर का उपयोग अधिकतर जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि के लिए अब किया जाने लगा है। अब यहाँ देखिए, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आप विशेषता के बारे में समझिएगा। कहा जा रहा है किसकी विशेषताएं? कैलकुलेटर की विशेषताएं। पहला है, देखिए कहा जा रहा है कैलकुलेटर केवल अंकों की संक्रिया कर सकता है, वो अक्षरी जो है आंकड़ों को जो है कार्य नहीं कर सकता। जैसे अभी आप ABCD उसमें टाइप करें तो नहीं होता है। मैंने आपसे बताया जैसे आप 5 और 5 जो है जोड़िए तो ये फटाक से तुरंत कैलकुलेट करके 10 आपको दे देगा, है ना। आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब बड़े बड़े हमें गुणा भाग जोड़ घटाव करना पड़ता है तो हम किसका उपयोग करते हैं? कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कैलकुलेटर में बिट सीरियल लॉजिक डिज़ाइन का प्रयोग होता है ना। किसका? जो है कैलकुलेटर में जो है बिट सीरियल लॉजिक डिज़ाइन का प्रयोग होता है। अब यहाँ यह केवल अंकों की संक्रिया करता है। दूसरा हम थोड़ा सा अपने मन से बता दे रहे हैं, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बिल्कुल सही और तीव्र जो है गति से कार्य करता है। अगर इसे आप सही से ऑपरेट करें तो कभी आपको ये गलत आउटपुट नहीं देता है। तीसरा है कैलकुलेटर कि स्क्रीन जो है श्याम व श्वेत होती है और जो है मल्टीमीडिया को नहीं चला सकते। भाई अगर कैलकुलेटर आप ले रखे हैं, ठीक है, मोबाइल की बात हम नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्पेशली कैलकुलेटर लिए हैं तो उसमें आप वीडियो वगैरह नहीं देख सकते, ठीक है। सिर्फ उससे आप चला सकते हैं, जैसे जोड़ घटाव की क्रिया कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगे। अगला पेज है कंप्यूटर। अच्छा, थोड़ा सा और इससे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर, अच्छा छोड़िए, यहाँ तक को हो गया। कंप्यूटर और कैलकुलेटर की तुलना हम आपके बीच में कर रहे हैं कि
कंप्यूटर और मानव की तुलना, है ना। कंप्यूटर और मानव में क्या अंतर है आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है, हालांकि होना चाहिए कंप्यूटर और कैलकुलेटर में भी जो है तुलनाएं होनी चाहिए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ देखिए आगे लगा भी है ना। चलिए पहला कहा जा रहा है, देखिए इसके अंतर्गत देखिएगा, कंप्यूटर, इधर कंप्यूटर है और इधर मानव है। कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। कंप्यूटर और मानव की तुलना में अगर हम कहें तो कंप्यूटर में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, लेकिन मानव में स्वाभाविक बुद्धिमत्ता होती है। ठीक है, आप स्वाभाविक तरीके से अपनी बुद्धि का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है। कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती है, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन मनुष्य में सोचने की शक्ति उपलब्ध होती है। भाई कंप्यूटर को हम जिस तरह से ऑपरेट करेंगे उसी तरह से होगा, लेकिन जो मनुष्य है क्या ये सोचता है? नहीं सोचता। ये फटाक से जो है इसमें सॉफ्टवेयर इत्यादि लगे होते हैं, ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुरंत हमें आउटपुट देता है। लेकिन अभी कोई चीज़ हमें आपको दे दिया जाए, जैसे 50 × 50 × 50 ये दे दिया जाए, थोड़ा सा हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि भैया चलिए 50 × 50 क्या होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो रिजल्ट आया फिर इसमें से हम 50 का गुणा करेंगे, तो कभी जो कंप्यूटर होगा, ठीक है, हालांकि कैलकुलेटर भी कंप्यूटर कैलकुलेटर दोनों लगभग एक समान गति से कार्य करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य अगर वही बात करें तो मनुष्य इससे कैलकुलेट करेगा, चूँकि उसमें सोचने समझने की क्षमता पाई जाती है। अगला आ रहा है कठिन परिकलन को मिली सेकेंड में हल या नैनो सेकेंड में निष्पादन करना। भाई अगर कठिन चीज़ें आ रही हैं तब भी ये जो कंप्यूटर है वो मिली सेकेंड में निष्पादित कर सकता है, लेकिन मनुष्य किसी कठिन परिकलन को मिनटों, घंटों या कई दिनों लगा सकता है ना। अगला है 4 नंबर में देखेंगे, याद रखने की क्षमता बेहतर होती है। याद रखने की शक्ति जो है ये उपलब्ध होती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती है कि जितना कंप्यूटर की क्षमता हो उतना मनुष्य की क्षमता हो, ये चीज़ें असंभव है। सीखने की क्षमता नहीं होती है, भाई हम कंप्यूटर को सिखा नहीं सकते, उसे ऑपरेट करके हम जो है आदेशित करते हैं, वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, सीखने की क्षमता इसमें नहीं होती है, लेकिन मनुष्य में जो है वो शीघ्र ही सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ कहा जाए एक और हम आपसे बात करें, 1 2 3 4 5 तो मैंने आपको बताया, और थोड़ा सा समझिएगा, इस पर मनुष्य पर जो है निर्भर रहा जा सकता है। ठीक है, अच्छा कहा जा रहा है इसमें निर्भर रहा जा सकता, और अगर हम मनुष्य या मानव की बात करें तो इसमें उच्च निर्भरता की क्षमता होती है। ठीक है, चलिए आगे हम कहें आपसे जो है यह किसी समस्या को सदैव नहीं समाधान कर सकता। भाई अगर कोई समस्या होती है तो कंप्यूटर जो है वो सदैव उसका समाधान नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि जब तक हम उससे ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक वो समाधान नहीं कर पाएगा, और जो मनुष्य है, ठीक है, यह सदैव लगभग एक जैसा समाधान प्रदान कर सकता है। ये चीज़ें तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ये मुझे लगता है कि ये आपका जो लास्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे आपके बीच में आ रहा है कंप्यूटर तथा मानव की तुलना। कंप्यूटर तथा मानव की तुलना में देखेंगे, कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है ना, और इसमें स्वाभाविक बुद्धिमत्ता होती है, सोचने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है, और सोचने की शक्ति उपलब्ध होती है। आगे कहा जा रहा है, अच्छा वही चीज़ें मुझे लगता है कंप्यूटर तथा मानव की तुलना। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर तथा मानव की तुलना ही एक दोनों दिया गया है, आप यहाँ देखिएगा। अच्छा ये सेम चीज़ें अब आ रहा है, यहाँ तक की चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं तक था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कंप्यूटर तथा कैलकुलेटर में अंतर करके। ठीक है, कंप्यूटर में क्या अंतर होता है और जो है कैलकुलेटर में क्या अंतर होता है। चलिए आप ओरल तरीके से समझिएगा, हम यहाँ पर वो लिखित तौर पर नहीं दिए हैं, लेकिन ओरल ही हम आपको बता दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। ठीक है, और कैलकुलेटर भी आपका एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, दोनों समान हैं। अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हो गया आपका, और अत्यधिक तीव्र व सटीक जो है इसमें गति पाई जाती है, तीव्र व सटीक गति कैलकुलेटर में भी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ कहा जा रहा है हालांकि दोनों के लगभग जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर और कैलकुलेटर की सेम पाई जाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए पहला और दूसरे चैप्टर क्या आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया,
प्लीज़ मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत होती है तो भी आप मुझे, मैंने नंबर आपके बीच में दिया है जो है 94 52 33 10 53 पर आप संपर्क करिएगा। बेधड़क अगर आपको जो है सफल बैच भी ज्वाइन करना है तब भी आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।